Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing about bricks. Bricks start कर दिया था हमने. Bricks में भी काफी कुछ करा दिया था आपको मैंने. Bricks के dimensions की जानकारी दे दी थी. Dimensions of the bricks were being discussed. फिर हमने ingredients की बात कर ली थी.
हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स की बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स वाज बीइंग डन। तो उसी में आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स को बनाते कैसे, हाउ द ब्रिक्स आर बीइंग फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ब्रिक्स की। तो जितने भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है उन सबके मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात करी है। वट एवर आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स आर देयर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दोस आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। सेम कहानी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की भी बात करी थी। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसकी बात करेंगे। So manufacturing of the bricks is being done in following sequence of operation. So we'll say it is carried out in following sequence of operation. अब sequence पूछता है वो generally. He will ask the sequence of operation. So it is carried out in following sequence of operation. तो sequence को हम analyze करेंगे। अब क्या है sequence of operation? पहला, the first is प्रिपरेशन ऑफ क्ले। जिस भी क्ले से आप ब्रिक को बना रहे हो उसकी प्रिपरेशन, सो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, या आप बोल सकते हो ब्रिक अर्थ। नेक्स्ट इज मोल्डिंग, नेक्स्ट इज ड्राइंग, नेक्स्ट इज बर्निंग। सो बर्निंग मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, क्या है रॉ मटेरियल जरा बताना। रॉ मटेरियल क्या है ब्रिक्स का? क्ले। तो उसको मिक्स कर देंगे, क्ले को उठा के किसके साथ मिक्स करोगे? क्ले को किसके साथ मिक्स करोगे? यार सीमेंट नहीं है, ब्रिक है। So manufacturing of the brick is being carried out in following sequence of operation. अब इतनी सारी sequence of operation है हमारी, क्या ऑपरेशन लिखे? पहला, the first is termed as preparation of clay। कहने का मतलब है जिस भी क्ले से या ब्रिकर से आप ब्रिक बना रहे हो उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर किया जाता है टू मेक इट सूटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। वंस द प्रिपरेशन ऑफ द क्ले इज कंप्लीटेड, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज मोल्डिंग। मोल्डिंग का बेसिक मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिकर। जिस भी शेप और साइज के आपको ब्रिक चाहिए, वो शेप और साइज देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं। जब आप मोल्डिंग करते हो, ब्रिक के अंदर पानी खूब ज्यादा होता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर, 50% तक पानी होता है, 30 से लेकर 50% की रेंज में। अब मेरा मेन काम तो क्या है? मोल्डिंग करने के बाद बर्न कर दो ब्रिक को। मोल्डिंग करने के बाद तो बर्न कर दो ब्रिक को, पर जैसे ही बर्न करोगे वॉल्यूम ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट इतनी ज्यादा है। जैसे ही पानी कम हुआ, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन द ब्रिक, वही टूट जाएगी। तो इससे पहले क्या किया? फिर हमने ड्राई किया। तो ड्राई करने का इनका है मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना। जब मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है उसके बाद बर्न करते हैं, ताकि बर्निंग के टाइम पे क्रैक डेवलप नहीं हो। तो ये बेसिक 4 ऑपरेशन लगे हैं हमारे ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में। वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी बिना का होता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। जो भी बिना का होता है, तुम बनाना ऐसे मिक्सिंग करना रॉ इंग्रेडिएंट की ब्रिक्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले की। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो एक बेसिक आइडिया दे दिया, अब डिटेल में एक एक पॉइंट के अंदर एंटर करते हैं। विल एंटर इनटू डिटेल इन ईच एंड एवरी पॉइंट। तो पहला ऑपरेशन उठाया, द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? पहला ऑप्शन है हमारा क्ले का प्रिपरेशन। सो क्ले प्रिपरेशन, सो प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो इसका बेसिक मतलब क्या बताया था? इसका बेसिक मतलब बताया था जिस भी क्ले से आप ब्रिक को बनाना चाहते हो उसको सूटेबल बनाना फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक, इसको हम बोल देते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले भी बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में की जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सो वील से इट इज कैरिड आउट, it is carried out in following sequence of operation.
इट इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब क्ले को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो ऑपरेशन का नाम लिखूंगा नाम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो पहली ऑपरेशन, द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज अनसॉइलिंग। द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज अनसॉइलिंग। अब अनसॉइलिंग का मतलब क्या है, सॉइल को हटाना। सॉइल को हटाना मतलब एक्सकेवेट करना। तो अनसॉइलिंग में क्या करते हैं, अनसॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ऊपर की 20 सेंटीमीटर की क्ले लेयर को एक्सकेवेट करके फेंक देते हैं। कहने का मतलब है ऊपर से 20 सेंटीमीटर की जो क्ले है उसको यूज ही नहीं करते ब्रिक बनाने के अंदर। क्यों यूज नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम इंप्यूरिटी आपको क्ले के अंदर टॉप लेयर में मिलेंगी। कल हमने बात की ना हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से, स्टोन पेबल्स टॉप लेयर में, ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ग्रो करता है टॉप लेयर में, तो प्लांट की रूट्स आपको टॉप लेयर में मिलेंगी, सल्फर टॉप लेयर के अंदर, कार्बन टॉप लेयर के अंदर। कहने का मतलब है जितनी इंप्यूरिटी आप सोच सकते हो वो सारी की सारी इंप्यूरिटी आपको मिलेगी ऊपर वाली लेयर में। तो इस लेयर को साफ कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या निकाला, इसको उठा के क्या कर दिया हमने, इसको उठा के हटा ही दिया, यूज नहीं करते। तो वो प्रोसेस जिसमें आप ऊपर वाली लेयर को हटा ही दो, नाम क्या रख दिया इसका हमने, अनसॉइलिंग। सो वील से व्हाट, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of removal of, it is the process of removal of top 200 mm, removal of top 200 mm clay layer from the medium, from the medium, from the medium that is not used, that is not used for manufacturing of the brick, that is not used for the manufacturing of brick, that is not used for the manufacturing of the bricks, not used for the manufacturing of the bricks, as it consists of, as it consists of excess of impurities। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ इंप्यूरिटीज होती है। अब इंप्यूरिटीज मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दी थी, इंप्यूरिटीज आप डिस्कस इन दी लास्ट क्लास। तो ये पहली ऑपरेशन निकल के आ गई है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन टर्म्ड एज अनसॉइलिंग। डन, चलो कैसे लिखा है इसको, 1 करके लिखा ना। नेक्स्ट, सेकंड ऑफ द ऑपरेशन, द सेकंड ऑफ द ऑपरेशन इज डिगिंग। जैसे नाम से समझ में आ रहा है। अब वो ऑपरेशन जिसमें आप बचे हुई क्ले को एक्सकवेट करके लेवल ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड कर दो, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिगिंग बोल देते हैं। सो वील से इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of, it is the process of excavating, it is the process of excavating the remaining soil, remaining soil and spreading it, and spreading it over the level ground। अब जो बची हुई सॉइल है उसको क्या कर दो, एक्सकवेट कर दो, और जो लेवल ग्राउंड है उसके ऊपर स्प्रेड कर दो। ये हमारी दूसरी ऑपरेशन निकल के आ गई। नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज क्लीनिंग। फिर से नाम में लिखा हुआ है। अब जो आपने सॉइल को एक्सकवेट करके लेवल ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड किया है, इसको साफ करो। साफ करो किस लिए, वही इंप्यूरिटी के लिए जो ऊपर वाली लेयर में सबसे ज्यादा थी। सो वील से इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, it is the process of, so it is the process of removal of, it is the process of removal of impurities, impurities बोले तो stones, pebbles, organic matter, organic matter from the excavated soil, organic matter from the excavated soil। तो नाम रख दिया क्लीनिंग। तो अगर मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूं आगे, वो उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज वेदरिंग। अब ये वेदरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ वेदरिंग, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी बना के दिखाता हूँ। व्हेनेवर द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर प्लग्ड, हम उसकी राइपनिंग कराते हैं। कहने का मतलब है जो सब्जियां और फ्रूट होते हैं उसको प्लग करने के बाद यानी तोड़ने के बाद उसको पकाया जाता है, तो पकाने के प्रोसेस को वेदरिंग बोला जाता है। सेम चीज क्ले के अंदर भी है। अब आपने क्ले को साफ कर दिया, साफ करने के बाद उसको छोड़ दो वहीं पे। साफ करने के बाद जहां पर भी आपने उसको स्प्रेड कर रखा है वहां पे एटलीस्ट 1 से लेकर 1.5 महीने तक उसको छोड़ देते हैं। अब 1 से 1.5 महीने तक हमारी क्ले पकती रहती है। अब क्ले पकती रहती है मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑक्सीडाइज कर जाता है, जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज है वो ऑक्सीडाइज कर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वेदरिंग बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेदरिंग। तो हमें कुछ नहीं करना, जो आपने क्लीन्ड क्ले लेयर है उसको वहीं पे छोड़ देना है 1 से लेकर 1.5 महीने तक। प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, वेदरिंग रख दिया। सो वेदरिंग, सो विल से इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which cleaned soil, it is the process in which cleaned soil is left in heap, and is exposed to weather, for at least 1 month or so in order to develop homogeneity, and also to eliminate the impurities from the clay by oxidation. नोट करो। तो टॉप लेयर को हटाया, बची हुई सॉइल को एक्सकवेट किया, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। नोटेड। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नो वेदरिंग के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है ब्लेंडिंग। नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज ब्लेंडिंग। ये टर्म मैंने आपको सीमेंट में भी बताई थी, मिक्स करना। अब अगर ड्राई इंग्रेडिएंट होते तो मिक्सिंग बोल देते हैं। अब क्योंकि मॉइस्चर होता है क्ले के अंदर, सरी फॉर्म में होती है, नाम क्या रखा हुआ है, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट कम है किसके अंदर, ब्रेक अर्थ के अंदर, उसको मिला दो। सो इफ एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट इज कंपैरेटिवली लेस देन रिक्वायर्ड देन मिक्स इट। उस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ब्लेंडिंग बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ब्लेंडिंग। तो हमारा इंग्रेडिएंट कितनी प्रोपोर्शन में होना चाहिए वो हमने कल डिस्कस किया होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो विल से it is the process of mixing the clay with sandy earth and calcareous earth। अर्थ का मतलब सॉइल है। in suitable proportion
along with the water, along with the water, to modify, along with the water, to modify the, along with the water, to modify the, to modify the composition of soil as desired, जैसी आपको चाहिए. इसको हम बोल देते हैं ब्लेंडिंग. इसको टेक्निकली ब्लेंडिंग बोला जाता है. Done? Done. So blending 1 2 3 4. Next of the operation is tempering. Last operation. अब टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ. वो प्रोसेस जिसमें आप रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इंपार्ट करो ब्रिक अर्थ के अंदर. कहने का मतलब ब्लेंडिंग के बाद हो सकता है ब्रिक अर्थ के अंदर पानी रिक्वायर्ड से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है पानी रिक्वायर्ड से कम हो. तो अगर पानी रिक्वायर्ड से ज्यादा है, पानी को भगाना है. पानी रिक्वायर्ड से कम है तो पानी को मिलाना है, ताकि यहाँ पर रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी आ जाए. क्योंकि इसके बाद मैं आगे क्या करने वाला हूँ ब्रिक के अंदर, उसको शेप और साइज में मोल्ड करने वाला हूँ. और शेप और साइज में मोल्ड करने के लिए ब्रिक में क्या होनी चाहिए? प्लास्टिसिटी होनी चाहिए. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्ले को गूंदते हैं. गूंदना मतलब नीडिंग एक्शन. नीडिंग मतलब जैसे आटा गूंदते हो वैसे क्ले को गूंदते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ kneading the earth. It consists of kneading the earth so as to make the soil, mass, stiff and impart desired plasticity in it. In the unit, ये पिक्चर निकाल देना. In the unit termed as pug mill. डायरेक्टली पूछता है टेम्परिंग किस में की जाती है? टेम्परिंग की जाती है पग मिल में. पुराने जमाने में पग मिल चलाते थे जानवरों की मदद से, मैनुअली जानवरों की मदद से. आज के टाइम पे मैकेनिकल है. जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है एग्जैक्टली वैसा ही है पग मिल. इसके रियल पिक्चर निकाल देना. शो द रियल पिक्चर ऑफ पग मिल. देखो, दिस इज टर्म्ड एज पग मिल. ये हमारी प्लग मिल. तो उसको टेक्निकली पग मिल बोला जाता है. अभी तो रुकी हुई है. जब चलेगी तो उसमें 3 रोलर लगे हुए, तीनों घूमने लग जाते हैं. जब आटा गूंदते हैं एग्जैक्टली वैसी कहानी. एक इसमें क्ले प्रेजेंट भी है, वो भी दिखा देता हूँ.
So this is the pug mill. नोट कर लिया सबने? तो अब जाके पहली ऑपरेशन खत्म हुई है। अभी तक हम बात कर रहे थे पहली ऑपरेशन की। क्या है पहली ऑपरेशन हमारी? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सो वी हैव सिंपली प्रिपेयर्ड द क्ले इन ऑर्डर टू कैरी आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रेक। तो ऊपर वाली लेयर को हटाया 20 mm की, 200 mm की यानी 20 सेंटीमीटर की। बची हुई सॉइल को एक्सकवेट किया, उसको साफ किया, वहीं पर छोड़ दिया 1 से लेकर 1.5 महीने तक। जो भी इंग्रेडिएंट की कमी है वो मिला दिया, और फाइनली लास्ट ऑपरेशन क्या है हमारा? फाइनली लास्ट ऑपरेशन है हमारा टेम्परिंग का। तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं उसको बोल देते हैं टेम्परिंग। कहाँ की जाती है? पग मिल में। पग मिल का आपको रियल पिक्चर दिखा दिया। नाउ वंस इट इज बीइंग डन, दूसरा ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व है हमारा? एक बार प्लास्टिसिटी आ गई, द सेकंड ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इज व्हाट? मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब है रिक्वायर्ड शेप और साइज देना। ब्रेक की मैंने शेप और साइज आपको पीछे बता रखी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेक। सो नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? मोल्डिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज दें ब्रेक अर्थ को, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको मोल्डिंग बोल देते हैं। सो वील से इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? It is the process of giving the required shape and size to the brick earth. तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक अर्थ बोलते हैं। अच्छा, मोल्डिंग कैसे कर सकते हो? जैसे मर्जी करो, चाहे मैनुअली करो चाहे मैकेनिकली करो। मैनुअली करोगे तो बोलेंगे हैंड मोल्डिंग, मैकेनिकली करोगे तो बोलेंगे मशीन मोल्डिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट कैन बी डन। So it can be done either manually. It can be done either manually or mechanically. इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो और मैकेनिकली भी कर सकते हो। ऑब्वियसली मैकेनिकली करोगे तो क्वालिटी बेटर निकल के आएगी। नेक्स्ट, अब मोल्डिंग करते किसकी मदद से? मोल्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड। निकाल लेना रियल पिक्चर इसकी भी। सो मोल्डिंग इज डन with the help of molds that may be either wooden or of steel। तो मोल्डिंग की जाती है मोल्ड की मदद से। मोल्ड वुड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। फिर से नाम से समझ में आ रहा है कौन से मोल्ड से आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिलेंगी। कौन से मोल्ड से आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक मिलेंगी? तो स्टील का मोल्ड होगा, बेटर क्वालिटी की ब्रिक मिलेंगी। वुडन मोल्ड होगा, बेटर क्वालिटी की ब्रिक नहीं मिलेंगी। भाई गलती हो गई मुझसे, जो मैंने बोल दिया नाम से भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, चाहे जैसा मर्जी मोल्ड यूज करो, चाहे वुडन मोल्ड यूज करो चाहे स्टील का मोल्ड यूज करो, जो मोल्ड की साइज है इसको 8 से लेकर 10% बड़ा रखा जाता है उस साइज के कंपैरिजन में जिसकी आपको ब्रिक चाहिए। तो अगर आपको ब्रिक चाहिए 1999 की, मोल्ड 1999 का नहीं बनेगा। मोल्ड का साइज मैं 8 से 10% बड़ा रखूंगा। तो लेट सपोज मोल्ड का साइज रखा मैंने लेट सपोज 21-10-10। क्यों? क्योंकि मोल्डिंग के बाद अगले दो ऑपरेशन कौन से हैं? मोल्डिंग के बाद अगले दो ऑपरेशन है ड्राइंग और बर्निंग। और ड्राइंग और बर्निंग के टाइम पे वॉल्यूम क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो पहले से ही पता है, तो पहले से ही मोल्ड क्या रखा हुआ है? बड़ा बना के रखा हुआ है। अगर आपने मोल्ड का साइज वही दे दिया जो आपको फाइनल ब्रिक का साइज चाहिए, आपको ब्रिक छोटे साइज की मिल जाएगी। तो ये हमारा अगला पॉइंट बनता है। तो अगला पॉइंट बोलता है द साइज ऑफ द मोल्ड। द साइज ऑफ द मोल्ड इज केप्ट। The size of the mold is kept 8 to 12% greater, 8 to 12% greater than the actual size of the brick,
than the actual size of the brick. In order to account for the shrinkage, during drying or burning process. क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? पहले लेक्चर में बताया था आपको, ब्रिक के ऊपर फ्रॉग होता है, वो फ्रॉग मोल्डिंग के टाइम पे ही रखा जाता है. सो ड्यूरिंग मोल्डिंग ओनली फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक. और फ्रॉग की मैंने आपको क्या पर्पस होती है शुरू में बता रखी है, साइज भी बता रखी है. फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक. 10x4x1 का होता है, प्लेस्ड ओवर द ब्रिक. तो मोल्डिंग के टाइम पे फ्रॉग को प्लेस किया जाता है ब्रिक के ऊपर. क्लियर? अब जो आपको मैनुअल और मैकेनिकल मोल्डिंग बता रखी है वो भी आप एनालाइज कर सकते हो. तो मोल्डिंग दो तरीके से करते हैं. तो मोल्डिंग करने के दो तरीके हमारे पास. दो तरीके कौन कौन से? एक है हमारे पास हैंड मोल्डिंग, और दूसरा है हमारे पास मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू. इसको आगे दो पार्ट में और क्लासिफाई कर रखा है. सो हैंड मोल्डिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू. हैंड मोल्डिंग को आगे दो पार्ट में और क्लासिफाई कर रखा है. एक ग्राउंड मोल्डिंग, दूसरी टेबल मोल्डिंग. फिर से नाम में लिखा हुआ है, हाथ से मोल्डिंग कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर बैठ के, हाथ से मोल्डिंग कर रहे हो टेबल के ऊपर बैठ के. ऑब्वियसली मशीन मोल्डिंग की क्वालिटी बेटर होगी हैंड मोल्डिंग से. इन दोनों में कंपेयर करूं, ऑब्वियसली टेबल मोल्डिंग की क्वालिटी बेटर होगी ग्राउंड मोल्डिंग से. उसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट मशीन मोल्डिंग फर्दर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू. फिर से आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड है. सो मशीन मोल्डिंग फर्दर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू. एक है हमारे पास प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, और दूसरी है हमारे पास ड्राई क्ले मोल्डिंग. सो प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, द सेकंड इज ड्राई क्ले मोल्डिंग. ड्राई क्ले मोल्डिंग की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है प्लास्टिक क्ले से. अगर आप ड्राई क्ले की मोल्डिंग कर रहे हो तो पिछले वाले ऑपरेशन में लास्ट सीक्वेंस हट जाएगा, यानी टेम्परिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर इज नो नीड टू गो फॉर द टेम्परिंग. अब अगर आपको मोल्ड देखना है, मोल्डिंग का प्रोसेस देखना है, ये देख लो. दो चीजें एक साथ दिख रही हैं आपको. एक हैंड मोल्डिंग है, दूसरा वुडन मोल्ड है. तो हैंड से मोल्डिंग हो रही है और वुडन मोल्ड है. The next type of molding is machine molding. Next point of reference, ground molding. Next point of reference, हैंड मोल्डिंग का ही दूसरा टाइप, टेबल मोल्डिंग. तो जितनी भी पिक्चर्स अवेलेबल थी सारी दिखा दी है. ऑल द पिक्चर्स आई हैव शोन. एक बस मेटालिक मोल्ड का कोई पिक्चर नहीं आया है. मेटालिक मोल्ड का कोई पिक्चर नहीं है.
डन, नोट कर लिया सबने। तो हमने पहले ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर किया, दूसरे ऑपरेशन में आके उसको रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दिया। अब आते हैं तीसरे ऑपरेशन के ऊपर। The third of the operation involved is termed as what? Drying. अब एक्चुअल में करना तो बर्निंग है, मजबूरी में ड्राइंग करनी पड़ रही है। मजबूरी में क्यों ड्राइंग करनी पड़ रही है? मॉइस्चर कंटेंट 30% तक होता है इन जनरल। 30% मॉइस्चर कंटेंट को डायरेक्टली जीरो कर दोगे, ब्रिक में क्रैक डेवलप हो जाएंगे, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस किया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर दें अप टू द लेवल ऑफ 3% बिफोर बर्निंग, इसको हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ड्राइंग। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कितना पानी है इसमें। फर्स्ट पॉइंट से ग्रीन ब्रिक्स contains about 7 to 30% moisture in it, hence cannot be subjected to burning directly, as it would lead to sudden loss of moisture and cracking of bricks. Next point of reference, next point क्या बोल रहा है? Hence bricks are first dried before subjecting it to the next operation of burning. Next point of reference, during drying moisture content is reduced up to moisture content is reduced up to 3%. मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं 3% तक। So moisture content is reduced up to 3%. Next point of reference, ड्राइंग कैसे कर सकते हो? जैसे मर्जी करो, नेचुरली करो, आर्टिफिशियली करो। So next point says drying can be done either naturally or artificially. ब्रैकेट में डाल दिया, हम आर्टिफिशियल ड्राइंग ही प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग व्हाट? रीजन बीइंग नेचुरल ड्राइंग में ड्राइंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर द ड्राइंग प्रोसेस। अब ड्राइंग के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं रहेगा? ड्राइंग मतलब पानी को वेपराइज करना। वेपराइजेशन 3 बातों पर डिपेंडेंट होती है। पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, और तीसरा होता है विंड वेलोसिटी। पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा है विंड वेलोसिटी। और ये तीनों चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इफ द नेचुरल ड्राइंग इज टेकिंग प्लेस। तो नेचुरल ड्राइंग में पहला ड्रॉबैक, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा प्रोसेस, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा ड्रॉबैक, ड्राइंग को क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ब्रिक के अलग अलग फेसेस पे अलग अलग ड्राइंग होगी, यानी अलग अलग श्रिंकेज होगी। श्रिंकेज अलग अलग हुई, इसका मतलब वार्पिंग आ जाएगी ब्रिक के अंदर। इट मींस द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक्स विल बी डिग्रेडेड। इसीलिए प्रेफर किसे किया जाता है? आर्टिफिशियल ड्राइंग को। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में सारे फैक्टर हम कंट्रोल कर लेते हैं। टेम्परेचर भी हमारे कंट्रोल में, ह्यूमिडिटी भी हमारे कंट्रोल में, और जो एयर की वेलोसिटी वो भी हमारे कंट्रोल में।
So we'll always go for artificial drying, but natural drying भी ऑप्शन है, पहले के टाइम पे परफॉर्म किया जाता था जब कॉस्ट इतनी अवेलेबल नहीं होती थी या तरीके नहीं होते थे आर्टिफिशियल ड्राइंग के, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज्ड। तो क्ले को प्रिपेयर किया, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज दी, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर दिया 3% तक। अब जो लास्ट ऑपरेशन है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जैसे सीमेंट में भी था, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इन सीमेंट। ये मोल्ड पीछे स्टील का मोल्ड बचा हुआ था, एक स्टील का मोल्ड भी भेजा हुआ है। सो दिस इज स्टील मोल्ड। वो फ्रॉग भी दिख रहा है आपको, यू कैन सी दी फ्रॉग ऑल्सो। स्टील मोल्ड के अंदर फ्रॉग पड़ा हुआ था, जैसे ही क्ले को भरोगे इसके अंदर फ्रॉग भी प्लेस हो जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरर का नाम है वो भी लिखा हुआ, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो देयर। नोट करो फटाफट, चलो आगे। Done. Last of the operation. Last of the operation is burning. आखिरी ऑपरेशन जो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स द ऑल, इज बर्निंग। कल वाली क्लास पे हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे। इन द यस्टरडेज क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स। उसमें हमारा इंग्रेडिएंट था, लाइम भी आई थी, सिलिका भी आई थी, और हमने बताया लाइम और सिलिका दोनों स्ट्रेंथ इंपार्ट करते हैं, और वो दोनों स्ट्रेंथ इंपार्ट कब करते हैं, इसी ऑपरेशन के टाइम पे। तो जब बर्न करते हैं, लाइम और सिलिका आपस में फ्यूज करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है, और फ्यूजिंग किसके टाइम पे होती है, बर्निंग के टाइम पे होती है। सो वॉट एवर स्ट्रेंथ इज एक्वायर्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस ओनली। तो बर्निंग के टाइम पे ब्रिक में स्ट्रेंथ आती है, हार्डनेस आती है। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको बहुत ही ध्यान से किया जाता है। क्यों? अगर ब्रिक ओवर बर्न हो गई तब भी दिक्कत है, अंडर बर्न हो गई तब भी दिक्कत है। अगर ब्रिक ओवर बर्न हो गई, इट विल बिकम टू ब्रिटल, जैसे लोड लगाओगे टूट जाएगी। टू ब्रिटल जैसे एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे अब बोलोगे तो ओवर बर्निंग से टू ब्रिटल क्या हुआ, जैसे कई बार रोटी ज्यादा पक जाती है, उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है, जैसे हाथ लगाते हो टूट जाती है, सेम ऐसी है। वही काम ब्रिक का होता है, एग्जैक्टली सेम थिंग। दूसरा, अगर आपने अंडर बर्निंग कर दी तो ब्रिक विल रिमेन सॉफ्ट। इफ इट विल रिमेन सॉफ्ट, इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द डिजायर्ड लोड, तो आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं देगी। तो दोनों ही केस में दिक्कत है, ओवर बर्निंग करी तब भी दिक्कत है, अंडर बर्निंग करी तब भी दिक्कत है। अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है, वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। सीमेंट की बर्निंग हमें करी थी किस टेम्परेचर पे, 1200 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ये बर्निंग की जाती है 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक। हियर बर्निंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आखिरी ऑपरेशन बन जाता है। सो विल से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it is the most significant operation in the manufacturing of the brick. It is the most significant operation in the manufacturing of the brick. Next point of reference. Next point says it imparts strength. And hardness to the brick. And bricks become
and bricks become dense and durable. And bricks become dense and durable. Next point of reference, burning of the bricks. Burning of the bricks should be carried out very carefully. Should be carried out very carefully. Should be carried out very carefully. Why? As if bricks are overburnt. As if bricks are overburnt. क्या होगा? They become too brittle. They become too brittle and break easily. They become too brittle and break easily. आसानी से break हो जाते हैं. And if bricks are underburnt, and if bricks are underburnt, they remain soft. They remain soft and are not able to carry the. They remain soft and are not able to carry the. Not able to carry the desired load. अब बर्निंग किस टेम्परेचर पे करते हैं? Burning of the bricks is carried out at the temperature of. Bricks is carried out at temperature of 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है इस टेम्परेचर पे? At which lime and silica fuse with each other and impart strength. और स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है. नोट करो फटाफट. Done. नेक्स्ट, अब बर्निंग 3 स्टेज में होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स. Burning of the bricks is carried out. Burning of the bricks is carried out into 3 main stages. Burning of the bricks is carried out in 3 main stages. 3 स्टेज में बर्निंग होती है. तीनों स्टेज का सीक्वेंस ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ द स्टेज इज टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन. जो पहली स्टेज है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जिसमें टेम्परेचर पहुंच जाता है 400 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक.
degree Celsius. The second of the operation is oxidation. So oxidation period. The next is termed as oxidation period. यहाँ टेम्परेचर पहुंच जाती है 650 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में. 650 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस. The third is termed as vitrification. विट्रिफिकेशन. यहाँ टेम्परेचर पहुंचती है 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में. अच्छा, विट्रिफिकेशन का थोड़ा आइडिया देता हूँ. विट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे ग्लास बनता है. विट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे ग्लास बनता है, इन विच ग्लास इज फॉर्म्ड. तो यहाँ पर जब विट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जब विट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, इस स्टेज में आके ब्रिक के अंदर ग्लास लाइक अपीयरेंस आ जाती है. कहने का मतलब जो ब्रिक जो आपको शाइन करती हुई दिखती है वो इसी स्टेज में आके होती है. द शाइनिंग ऑफ द ब्रिक्स टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज ओनली, व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, विट्रिफिकेशन, जिसको टेक्निकली विट्रिफिकेशन बोला जाता है, व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज विट्रिफिकेशन. क्लियर? तो आगे ग्लास आएगा, ग्लास में बताऊंगा विट्रिफिकेशन का प्रोसेस. तो ये 3 स्टेज है जहां पे ब्रिक की बर्निंग चल रही होती है. तीनों का सीक्वेंस ध्यान रखना है, टेम्परेचर ध्यान रखना है इनके रिस्पेक्टिवली. अब लास्ट पॉइंट आता है, भैया बर्निंग कहाँ करते हैं, वेयर बर्निंग इज बीइंग कैरिड आउट. तो खूब सारे तरीके हैं बर्निंग करने के. So last point of reference. Last point says burning of the bricks is carried out. Burning of the bricks is carried out in any one of the following. Burning of the bricks is carried out in any one of the following. In any one of the following. अब जैसी श्रद्धा है आपकी उसके हिसाब से कहीं पर भी करा लो. क्लैंप. नेक्स्ट ऑपरेशन या नेक्स्ट यूनिट है क्लिन. क्लिन फिर आगे 2 टाइप की है हमारे पास. एक है इंटरमिटेंट और दूसरी है हमारे पास कंटिन्यूअस. इंटरमिटेंट क्लिन फिर से आगे 2 तरह की है. एक है अपड्रॉट और दूसरी है डाउन ड्रॉट. डाउन ड्रॉट. कंटिन्यूअस क्लिन भी आगे 3 तरह के हमारे पास. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूअस क्लिन व्हिच आर अवेलेबल. कौन सी 3 तरह की कंटिन्यूअस क्लिन है? पहली, द फर्स्ट इज टर्म्ड एज बुल ट्रेंच क्लिन. The first is termed as bull trench clean. दूसरी है हमारे पास हॉफमैन क्लिन और तीसरी है हमारे पास टनल क्लिन. The third is termed as टनल क्लिन. तीसरी टनल क्लिन है. अब इन सब में फर्क क्या है ये अगली क्लास में देखेंगे. उसको बताने में टाइम लगेगा, इट विल कंज्यूम टाइम.
फ्लो चार्ट वाली साइट्स कहाँ है भाई? फ्लो चार्ट वाली कौन सी स्लाइड है? नोट कर लिया सबने? डन। चलिए बाकी कल करते हैं फिर। लो लास्ट स्टेप।